इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और ये वीडियो इस सिद्धांत का दूसरा भाग है। इसके पहले वाले भाग में हमने इसी सिद्धांत को उस स्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया था जिसमें उत्पादन में समान लागत की दशाएं होती थी। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के अंतर्गत, जिसमें उत्पादन की प्रत्येक अगली इकाइयों की लागत एक समान होती है, उस स्थिति में हमने इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से या अवसर लागत वक्र के माध्यम से इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया था। रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है और उसी क्रम में एडम स्मिथ का भी निरपेक्ष लागत का सिद्धांत, दोनों में ये स्वीकार किया गया था कि उत्पादन में समान प्रतिफल के नियम लागू हैं। लेकिन हम पाते हैं कि व्यवहार में वर्धमान लागत की दशाएं विद्यमान होती हैं और एक रूप में सामान्य तौर पर संतुलन की स्थितियों में जब उत्पादन होता है उस समय ह्रासमान लागत की दशाएं या डिक्रीजिंग रिटर्न्स या बढ़ती हुई लागतों की दशाएं विद्यमान होती हैं और इसलिए इस सिद्धांत को बढ़ती हुई लागत की दशाओं के अंतर्गत अध्ययन करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और प्रोफेसर हैबर्लर ने अपने इन अवसर लागत वक्रों या उत्पादन संभावना वक्रों के माध्यम से उत्पादन की वर्धमान लागत की दशाओं के अंतर्गत इस सिद्धांत को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है और इस रूप में आज हम अवसर लागत सिद्धांत के इस रूप का वर्णन करेंगे जिसमें उत्पादन की लागतें बढ़ती हुई हैं उत्पादन बढ़ने के साथ साथ, और इस स्थिति में भी तुलनात्मक लागत का सिद्धांत लागू होगा। तो ये सिद्धांत का दूसरा भाग है। यहाँ पर हमें पहले ये देखना होगा कि अगर उत्पादन में वर्धमान लागत की दशाएं हों तो अपॉर्चुनिटी कास्ट या अवसर लागत का जो वक्र होता है, जिसको हम दूसरी भाषा में उत्पादन संभावना वक्र भी कहते हैं, वो किस प्रकार का होगा। हमने देखा था कि जब लागत में उत्पादन में समान लागत की दशाएं विद्यमान थीं और क्योंकि प्रत्येक उत्पादन की इकाई समान लागत से उत्पन्न की जाती थी और क्योंकि हमने यहाँ मान रखा है कि उत्पादन में या दोनों देश केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और दोनों वस्तुओं के संदर्भ में समान प्रतिफल या समान लागत की दशाएं विद्यमान हैं, वैसे स्थिति में हमने पाया था कि जो उत्पादन संभावना वक्र है या जो अवसर लागत वक्र था वो एक सरल रेखा के रूप में था जिसके प्रत्येक बिंदु पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की जो दर थी वो स्थिर थी। यहाँ पर जब उत्पादन में वर्धमान लागत की दशाएं विद्यमान होंगी तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक अगली इकाई दोनों वस्तुओं के संदर्भ में के उत्पादन पर लागतें जो हैं वो क्रमशः बढ़ती हुई होंगी और जब लागतें क्रमशः बढ़ती हुई होंगी तो जो रूपांतरण वक्र का स्वरूप होगा वो सरल रेखा के रूप में नहीं होता है, बल्कि ये
एक वक्र के रूप में होगा और एक ऐसा वक्र जो केंद्र की ओर अवतल होगा, कनकेव होगा। और वैसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये रेखा वक्र सरल होता था, सरल रेखा के रूप में होता था, तो वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जो रूपांतरण की दर थी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो कांस्टेंट होती थी। और जब प्रत्येक और जो दर होती है वो उस वक्र या रेखा के स्लोप से ज्ञात होती है। और क्योंकि वक्र स्थिर है दर, और जब वक्र दर स्थिर होती है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या किसी भी वक्र के प्रत्येक बिंदु पर अगर प्रतिस्थापन की दर या परिवर्तन की दर स्थिर होती है तो वो वक्र सरल रेखा के रूप में होता है। जब उत्पादन में वर्धमान लागत की दशाएं होंगी तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक इकाइयों की लागतें बढ़ती हुई होंगी उत्पादन के अगले चरण में। वैसी स्थिति में जो ये रूपांतरण की दर या परिवर्तन की दर होगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि ये वेरिएबल होगी, ये परिवर्तनीय होगी और ये दर भी बढ़ती हुई होगी। हमने अनधिमान वक्रों के संदर्भ में देखा था कि अनधिमान वक्र पर प्रतिस्थापन की दरें ह्रासमान होती हैं। इस नाते ये वक्र केंद्र की ओर कन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। और जब ये दरें वर्धमान होंगी, बढ़ती हुई होंगी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और वैसा उस स्थिति में होगा जब उत्पादन में लागत की दशाएं वर्धमान होंगी, तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा दोनों वस्तुओं के संदर्भ में, वो केंद्र की ओर न तो दर होगा, कनकेव होगा। तो इस रूप में जब हम वक्र को देखेंगे तो चित्र में हम देख सकते हैं उसको। इस वक्र को हमने बनाने का यहाँ प्रयास किया था। ये दोनों अक्षों पर x अक्ष पर x वस्तु प्रदर्शित है और y अक्ष पर y वस्तु प्रदर्शित है। और हमने ये दिखाने का प्रयास किया था कि यदि उत्पादक केवल x वस्तु को बनाएगा तो वह O से लेके P1 तक की मात्राएं उत्पादित कर सकता है। यदि वह केवल y बनाएगा तो O से लेके P तक y का उत्पादन कर सकता है। यदि दोनों वस्तुओं को उत्पादन करना चाहे तो वो P1 यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो वक्र है इसके किसी बिंदु पर भी उत्पादन कर सकता है। और इसके बीच के किसी भी बिंदु पर उत्पादन करेगा तो x की कुछ मात्रा छोड़नी पड़ेगी। अर्थात अगर केवल x उत्पादित करता तो O से लेके P1 तक, और अगर y भी उत्पादन करना चाहता है तो P की कुछ मात्रा घटानी पड़ेगी x की, और y की तदनुरूप कुछ मात्रा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से यदि वह केवल y उत्पादन करे तो O से लेके P तक उत्पादित कर सकता है अपने दिए हुए साधनों से, और यदि x की मात्रा भी उत्पादित करना चाहे तो y की कुछ मात्रा छोड़ेगा और x की कुछ मात्रा वो उत्पादित करेगा। तो जितनी मात्रा x की छोड़ेगा और जितनी मात्रा y की कम करेगा और उसके स्थान पर x की जितनी मात्रा उत्पादित करेगा, दोनों मात्राओं का जो अनुपात होगा यही प्रतिस्थापन की दर होती है, या यही हम कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, रूपांतरण की दर होती है। रूपांतरण की दर का मतलब कितना y छोड़ के उसके स्थान पर कितना x बनता है। तो एक तरह से वस्तु y के स्थान पर वस्तु x का उत्पादन होता है, रूपांतरण होता है। इस नाते हम इस वक्र को रूपांतरण वक्र कहते हैं और इस प्रतिस्थापन की दर को हम रूपांतरण की दर कहते हैं। और ये रूपांतरण की दर क्रमशः इस वक्र पर घटती हुई होगी, और इस रूप में अगर हम देखने का प्रयास करें बढ़ती हुई होगी दर इस पर। देखिए होता ये है कि जब y की मात्रा हम छोड़ेंगे, और हमने समान मात्राओं को छोड़कर दिखाने का प्रयास किया है कि 10 थी 9 हो जाती है, फिर एक घटाते हैं 8, फिर एक घटाते हैं 7, फिर एक घटाते हैं 6। अर्थात हम y की मात्रा निरंतर घटा रहे हैं और x की मात्रा निरंतर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उत्पादन में वर्धमान लागत का नियम लागू है। इसलिए जब y की मात्राएं हम घटाएंगे तो y की उत्पादन की लागतें घटती जाएंगी,
क्योंकि उत्पादन घटने पर ये घटेंगी और उत्पादन के बढ़ने पर ये बढ़ेंगी। और इसी तरह से जब x का उत्पादन बढ़ाएंगे तो अगले उत्पादन की इकाइयाँ जो x की होंगी उनकी लागतें बढ़ती जाएंगी। तो वैसी स्थिति में अगर हम साधनों की बराबर मात्रा छोड़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा साधनों की मात्रा नहीं है बल्कि यहाँ उत्पादन की मात्रा है, y का कितना उत्पादन होगा। तो अगर हम y का उत्पादन घटा रहे हैं, बराबर बराबर y का उत्पादन कम कर रहे हैं, तो ऊपर की इकाइयाँ जो महंगी बनी और नीचे की इकाइयाँ जो सस्ती बनेगी, इस नाते ऊपर जो साधन निकाले जाएंगे वो ज़्यादा निकलेंगे उतना y घटाने के लिए। और जब और उत्पादन y का घटाएंगे तो अब की बार कम उत्पादन के साधन लगे हुए होते हैं, क्योंकि उत्पादन के निचले स्तरों पर लागतें कम रहती हैं। इसका मतलब उत्पादन के साधन कम निकाले जाएंगे और उन्हीं साधनों से x का उत्पादन होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x पर जो साधन लगाए जा रहे हैं, y ऊपर से जब छोड़ी जा रही है तो जो साधन निकाले जा रहे हैं वो साधन क्रमशः घटते जा रहे हैं। उन्हीं साधनों को जब हम x के उत्पादन पर लगाएंगे तो क्योंकि साधन घट रहे हैं तो y का उत्पादन भी घटेगा। एक कारण तो ये हो गया। और दूसरा ये हो गया कि अगर ये साधन बराबर होते तो भी, क्योंकि उत्पादन में वर्तमान लागत की दशाएं लागू हैं, इस नाते जैसे जैसे x का उत्पादन करते उन्हीं साधनों से उत्पादन x का घटता। तो दोनों कारणों से जब y की बराबर मात्राएं कम की जाएंगी तो उनके स्थान पर x की मात्रा जो बढ़ाई जाएगी उन्हीं संसाधनों से वो x की मात्रा क्रमशः घटती हुई होगी। और इस नाते हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है कि अगर ये मात्राएं बराबर हैं और ये मात्राएं क्रमशः घटती हुई देखें, 4 से 3 बढ़ा था 7, 7 के बाद 2 बढ़ा, 2 के बाद 1 बढ़ा। ये दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि x की मात्राएं निरंतर घटेगी अगर हम y की मात्राओं को बराबर कम करेंगे तो। और क्योंकि प्रतिस्थापन की दर इन्हीं दोनों को डेल्टा y अपान डेल्टा x होगी, तो y को जितना छोड़ेंगे उसके स्थान पर x को जितना लेंगे। y की मात्राओं के हमने ऊपर बराबर रखा है, हर बार एक एक रखा, लेकिन नीचे की मात्राएं बढ़ रही हैं। 3 के बाद घट के 2 हो रही, 2 के बाद 1 हो रही है। तो जब ये होगी 1/3, 1/2, 1/1, तो इसका मतलब है कि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये जो है ये बढ़ती हुई जाएगी। और इस रूप में जब ये दरें बढ़ेंगी तो जिन वक्रों पर प्रतिस्थापन की दरें बढ़ती हैं वो वक्र केंद्र की ओर अवतल होगा, कनकेव होगा। इस नाते अब हमारा वक्र इस स्थिति में जब उत्पादन में वर्तमान लागत की दशाएं होंगी तो केंद्र की ओर अवतल होगा, कनकेव होगा। और जब ये समान पथफल की दशाएं होती थी तब ये एक सरल रेखा के रूप में होता है। ये वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, सरल रेखा के रूप में होगा तो भी, और जब ये नतोदर होगा केंद्र की ओर तब भी। और क्योंकि ये वक्र ऊपर से नीचे गिर रहा है, इस नाते प्रतिस्थापन की दरों को कहा जाता है ये ऋणात्मक होंगी, लेकिन निरंतर बढ़ती हुई होंगी। तो इस प्रकार से हमने दिखाने का प्रयास, यहाँ पर हमने बराबर मात्राएं छोड़ा था और ये मात्राएं हमको घटती हुई मिली थी। अगर इन मात्राओं को हम बढ़ता हुआ छोड़ें, कहने मतलब इधर की मात्राओं को अगर हम बराबर बढ़ाएं तो इधर की मात्राओं को निरंतर बढ़ता हुआ हमको दिखाना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तब भी प्रतिस्थापन की दरें बढ़ती हुई मिलेगी और वक्र का स्वरूप वैसे ही होगा। तो यहाँ केवल हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो वक्र होता है उत्पादन संभावना वक्र, वो केंद्र की ओर अवतल होगा और इस तरह का रूप लेगा जब उत्पादन में वर्तमान लागत की दशाएं होंगी। और इस रूप में जब हम अब वर्तमान लागत की दशाओं के अंतर्गत इन वक्रों को खींचेंगे तो हम इन्हें केंद्र की ओर अवतल या नतोदर दिखाएंगे। अब इन वक्रों के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में जब उत्पादन संभावना वक्र केंद्र की ओर अवतल हो, वैसी स्थिति में दोनों देशों में
जो अवसर लागतों के अंतर के आधार पर उत्पादन होता है और निर्यात होता है, वो किस प्रकार से दोनों देशों के लिए लाभप्रद होगा यदि दोनों देश उन वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करें जिन वस्तुओं के संदर्भ में उनकी अवसर लागतें कम हैं। हम अपने पुराने उदाहरण जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने रखे हैं कि ए देश एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है, उसकी अवसर लागत एक्स के संदर्भ में कम है, और हम वो अपने उसी पुराने उदाहरण को ही ध्यान में रखेंगे जिसमें हमने आपको ये दिखाने का प्रयास किया था कि एक्स का उत्पादन था, ये वाई का उत्पादन था, इसकी उत्पादन की इकाइयाँ और इसकी उत्पादन की इकाइयाँ क्रमशः इस प्रकार से थी ए देश के संदर्भ में, और जो बी देश था उसके संदर्भ में ये इकाइयाँ इस तरह से थी। तो इस प्रकार से हमने ये दिखाने का प्रयास किया था कि अगर उत्पादन के समान साधनों से ये देश एक्स और वाई का उत्पादन करे तो यदि केवल एक्स का उत्पादन करे तो 10 इकाई एक्स की, और यदि केवल वाई का उत्पादन करे तो 5 इकाई वाई की उत्पादित करेगा। इसका मतलब है कि 10 एक्स के उत्पादन की अवसर लागत 5 वाई है, बी के संदर्भ में 10 एक्स की अवसर लागत 8 वाई है। तो बी देश के संदर्भ में ये लागत एक्स के रूप में यदि हम देखें तो बी देश में ज़्यादा है और ए देश में कम है, इस नाते ए देश जो है एक्स का उत्पादन करेगा, और इसी तरह से बी देश जो है वो वाई का उत्पादन करेगा क्योंकि बी देश में उसकी अवसर लागत वाई के संदर्भ में कम है। तो हम अपने इसी दृष्टि को ध्यान में रखेंगे, और हमने ये दिखाने का वहाँ उस वीडियो में ये भी दिखाने का प्रयास किया है कि इन्हीं के आधार पर इनकी विनिमय दरें निर्धारित होती हैं अपने अपने देशों में। अगर दोनों वस्तुओं का उत्पादन करें तो हमने ये देखा था कि यहाँ पर 1x बराबर 1/2 वाई, क्योंकि वाई महंगी है इसमें दुगना श्रम लगता है, इस नाते 1x बराबर 1/2 वाई या 1 वाई बराबर 2x ये विनिमय दर होगी, और यहाँ पर जो विनिमय दर होगी वो 10x बराबर 8 वाई या 1x बराबर 5/4 वाई और 1 वाई बराबर 4/5 वाई। वो वीडियो पिछले वीडियो में सब लिखा हुआ, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि मेरे वीडियो को जब भी आप देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य देख लें खोल के, क्योंकि जहाँ कहीं भी समय हमें कम मिलता है या अच्छी तरह से व्याख्या हम नहीं कर पाते हैं वीडियो में, वहाँ उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर आपको समझाते हैं। तो तुलनात्मक लागत के सिद्धांत में भी और जो अवसर लागत का सिद्धांत है जिसमें हमने समान प्रतिफल की दशाओं के अंतर्गत इसे इसके पहले भाग में प्रस्तुत किया है, वहाँ दोनों में सिद्धांत की पूरी व्याख्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, और उसको पढ़कर और वीडियो को देखकर आप, मुझे विश्वास है कि पूरी अच्छी तरह से इस सिद्धांत को समझ जाएंगे। इस सिद्धांत में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन चित्रों की व्याख्या और अच्छी तरह से करूँगा, और क्योंकि वहाँ लिखित आपको मिल जाएगा, इस नाते वहाँ से देखकर आप उसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको ध्यान दिला रहे हैं कि इन्हीं दशाओं के अंतर्गत हम ये कह रहे हैं कि एक्स जो है ए देश के उत्पादन में उसकी अवसर लागत कम है, इस नाते ए देश एक्स उत्पादित करेगा, बी देश वाई उत्पादित करेगा, और इन्हीं लागत की दशाओं के माध्यम से दोनों देशों में दोनों वस्तुओं की विनिमय दर, जिसको हम कह सकते हैं कि दोनों वस्तुओं के मूल्यानुपात निर्धारित होंगे। वहाँ पर जब स्थिर प्रतिफल की दशाएं थी तो क्योंकि मूल्यानुपात एक सरल रेखा के रूप में होता है और मूल्यानुपात वक्र के अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग होगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था समान लागत की दशाओं के अंतर्गत वो सरल रेखा के रूप में होता था और उसके प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तन की दर स्थिर होती थी, और इस नाते उसके प्रत्येक बिंदु पर मूल्यानुपात भी एक ही होता था, और इस नाते मूल्यानुपात को प्रदर्शित करने वाली रेखा जिसे मूल्य रेखा कह सकते हैं दोनों वस्तुओं के संदर्भ में, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसमें हम दोनों वस्तुओं के प्रतिस्थापन की दर या रूपांतरण की दर को दिखाते हैं, दोनों एक ही होती थी। लेकिन अब की बार क्योंकि PPC जो है वो केंद्र की ओर नतोदर है और इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर
परिवर्तन की दर अलग अलग है, इस नाते मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग होगी। लेकिन जो लागत की दशाएं हैं, जो दोनों देशों के संदर्भ में हमें ज्ञात है कि किस वस्तु के उत्पादन में कितनी लागत लगती है किस देश में, और उन लागतों के आधार पर उन दोनों वस्तुओं के मूल्यों के जो अनुपात निर्धारित होते हैं वो एक ही होंगे, निश्चित होंगे, और उनको दिखाने वाली रेखा एक निश्चित स्लोप वाली रेखा होगी। तो अब की बार जो मूल्य रेखा है या मूल्यांपात को प्रदर्शित करने वाली रेखा है वो एक सरल रेखा होगी, और वो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी वही बिंदु जो है वो इक्विलिब्रियम का बिंदु होगा या इष्टतम पॉइंट होगा, और जिनके आधार पर यह तय होगा कि कोई देश किस वस्तु का कितना उत्पादन करेगा। दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेगा तो कितना कितना करेगा, और यदि केवल एक का करेगा तो उस उत्पादन में से कितनी वस्तुएं वो दूसरे देशों को निर्यात करेगा और कितनी वस्तुएं स्वतः उपभोग करेगा, जिससे उसके लोगों का संतुष्टि का स्तर जो है वो कम्युनिटी का जो संतुष्टि का स्तर है वो सर्वाधिक हो सके। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब वो व्यापार नहीं करेगा, अर्थात दोनों वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करेगा, वैसी स्थिति में ये जो संतुष्टि का स्तर है वो कितना होगा, और जब व्यापार करेगा तब कितना होगा। और इस रूप में हम ये देख सकते हैं कि अगर व्यापार करने पर यह स्तर बढ़ जाता है संतुष्टि का, तो हम कहेंगे कि समाज को लाभ होगा व्यापार करने से। और ये फिर हम दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि अगर अवसर लागतों में अंतर के आधार पर दोनों देश उन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जिनमें उनकी अवसर लागतें कम हैं, और उन वस्तुओं को दूसरे देशों से मंगा लें जिनमें उनकी अवसर लागतें ज़्यादा हैं, और ऐसा करें यदि तो दोनों देशों को इससे लाभ होगा। तो यहाँ पर हम पहले एक चित्र बनाते हैं ए देश के संदर्भ में, और अगर समय मिलता है तो फिर हम दूसरे चित्र की भी व्याख्या करके आपको बताएंगे, और वो चित्र बी देश के संदर्भ में होगा। यहाँ हमने ये चित्र बनाया हुआ है, और ये चित्र पहले से बनाते हैं कि इसको बनाने में टाइम लगता है और वीडियो में उतना समय व्यर्थ जाएगा, लेकिन अगर वो बना है तो हम बनाने की सारी प्रक्रिया आपको उसके साथ बताते चलेंगे ताकि आप उसे बना लें, और आप भी बनाने के लिए पहले से प्रैक्टिस करेंगे, और जब सही ढंग से बन जाएगा तो परीक्षा में भी आप बड़े आसानी से इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो उस दृष्टि से ये चित्र आप देखें, इसमें जो लागत की दशाएं दी हुई हैं, हम कह रहे हैं कि ये कंट्री ए का वक्र है, और कंट्री ए जैसा कि हम देख चुके हैं वो एक्स वस्तु का उत्पादन कर रही है। इसका मतलब है अपने पूरे संसाधनों को जब एक्स पर लगाएगी तो ज़्यादा एक्स उत्पादित करेगी, और वाई पर लगाएगी तो अपेक्षाकृत कम उत्पादित करेगी दूसरे देश की तुलना में। और उस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग प्रयास ये करते हैं कि वाई अक्ष पर जो दूरी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की वो कम लेते हैं, और एक्स अक्ष पर ज़्यादा लेते हैं, और जिससे ये जाहिर हो कि वाई का उत्पादन अपेक्षाकृत कम है और एक्स का उत्पादन ज़्यादा है। तो ये देश के संदर्भ में हमने देखा था कि एक्स की उत्पादन वो ज़्यादा करता, उसकी मात्रा 10 थी और वाई की 5 थी। तो वैसी स्थिति में ये वक्र जो है, देखिए ये दूरी OP कम है और इसकी तुलना में ये दूरी OP1 थोड़ा ज़्यादा है, और इस पर एक्स प्रदर्शित है वस्तु। और इनको दिखाने वाला जो P ये वक्र जा रहा है, PP1 वक्र ये है उत्पादन संभावना वक्र या अवसर लागत वक्र या रूपांतरण वक्र, जो भी आप इसे कहें, ये वक्र है। अब इस वक्र पर ए देश की जो आंतरिक विनिमय दर है उसको दिखाने वाली वो रेखा कौन सी होगी? तो वो रेखा ऐसी होगी जो एक्स पर, मतलब संसाधनों की किसी निश्चित मात्रा से ज़्यादा एक्स उत्पादित करेगा। इसका मतलब है कि ज़्यादा एक्स प्राप्त होगा उसी संसाधन से, और इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखा होगी सरल रेखा वो एक्स अक्ष पर दूरी ज़्यादा कवर करेगी, वाई अक्ष पर कम। और इसका मतलब हुआ कि अगर ये वक्र इस तरह का हो
तो ये रेखा कुछ इस तरह से होगी जिसमें दिखाएगी कि समान मात्रा से यदि हम x खरीदें तो ज़्यादा खरीदेंगे, y कम खरीदेंगे। तो A देश, और इसी तरह से y देश की जो रेखा होगी वो कुछ खड़ी होगी जो प्रदर्शित करेगी कि y ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, x कम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रेखा का जो स्लोप है ये ज़्यादा ढालू होगा यहाँ, और ये स्टीपनेस ज़्यादा लिए हुई होगा y अक्ष के संदर्भ में। तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे कि ये देश जो x बनाने में निपुण है उसका जो कीमत अनुपात है वस्तु को, दोनों वस्तुओं का, वो या जिसको हम आंतरिक विनिमय दर कह रहे हैं, वो जो है वो ज़्यादा फ्लैट होगी अपेक्षाकृत। और इसलिए ये रेखा हम अपने इस चित्र में कह सकते हैं कि ये रेखा DD1 है। देख सकते हैं आप DD1 जो है ये अपेक्षाकृत y अक्ष पर ज़्यादा दूरी कवर करेगी। यहाँ तक अगर खींचें तो वो नहीं खींचना है हमको देखना है कि ये हम कह सकते हैं कि A देश की जो आंतरिक विनिमय दर है वो DD1 है, ये A देश की है। ये किसको हम कहते हैं, ये मूल्य अनुपात को दिखाने वाली रेखा है, आंतरिक विनिमय दर है, और ये अपेक्षाकृत अधिक लोचदार है, y पर ज़्यादा दूरी कवर कर रही है। और ये रेखा जिस बिंदु पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को स्पर्श करती है, इसका मतलब उस बिंदु पर दोनों वस्तुओं के मूल्य अनुपात और दोनों वस्तुओं के जो रूपांतरण की दर है वो बराबर हो जाएगी। और यही एक बिंदु होता है जिस पर ये दोनों दरें बराबर होती है, वही संतुलन का बिंदु होता है, और उसी बिंदु द्वारा उत्पादक करता है। तो वैसी स्थिति में ये जो R बिंदु है, इस R बिंदु पर DD1 जो A देश का मूल्य अनुपात है वो रेखा स्पर्श करती है, और इस बिंदु पर संतुलन होगा। और इस संतुलन बिंदु पर हम देख सकते हैं कि जो x की मात्रा उत्पादित होगी वो होगी OQ, और y की मात्रा उत्पादित होगी OK। मैं यहाँ डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी व्याख्या मैं कर दूंगा इसी चित्र की, वहाँ से आप आसानी से आराम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस बिंदु पर निर्धारण होगा उत्पादन का उस स्थिति में जब A देश दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेगा और कोई भी निर्यात नहीं करेगा। तो वैसी स्थिति में x का उत्पादन कितना होगा, O से लेके Q तक ये x का उत्पादन होगा, और जो y का उत्पादन होगा O से लेके K तक। ये किस बिंदु पर संतुलन है, R पर, जहाँ पर मूल्य रेखा और उत्पादन संभावना वक्र स्पर्श कर रहे हैं। अब अगर हम ये कहें कि अगर ये व्यक्ति उस मूल्य रेखा पर ये देश ये तय करता है कि वो केवल x वस्तु का उत्पादन करेगा और y वस्तु को दूसरे देश से मंगाएगा और x वस्तु को उस देश को निर्यात करेगा, वैसी स्थिति में जब ये व्यापार करेगा तो ये व्यापार विदेशी विनिमय जो दर है, अर्थात दोनों देशों के मध्य जो विनिमय दर या उस देश में जो विनिमय अनुपात है उस पर निर्भर करेगा। और उस देश का, जिसे हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो विनिमय दर है जिस पर वो व्यापार करेगा, जब व्यापार नहीं करेगा तो अपने देश वाली विनिमय दर पर रहेगा, जब व्यापार करेगा तो दूसरी विनिमय दर पर जाएगा, और जो दूसरी विनिमय दर है वो दूसरे देश की विनिमय दर है, और वो विनिमय दर ये होगी FF1। DD1 DD लिखने का मतलब मेरा है ये डोमेस्टिक है और ये फॉरेन है, तो ये विदेशी विनिमय दर है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा F1। और ये दर देखना है खड़ी है, जिसका मतलब है इस पर पहले वाले विनिमय दर की तुलना में y की मात्राएं ज़्यादा मिलेगी उसी दिए हुए साधन से। तो पहले वाले पर DD1 पर x की मात्राएं ज़्यादा मिलती हैं जो A देश में संभव है, और दूसरी वाली रेखा FF1 पर y की मात्राएं ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि y B देश में जो है y के अवसर लागतें कम हैं। और अब की बार जो निर्धारण होगा तो वो इस विनिमय दर के आधार पर होगा, और ये विनिमय दर अर्थात FF1
जो मूल्य अनुपात वाली रेखा है वो हमारे PP1 कर्व को अब की बार S बिंदु पर स्पर्श करेगी और ये बिंदु S होगा जिस पर X का उत्पादन होगा OU और Y का उत्पादन होगा OL। अब ये चीज़ हमने और पढ़ी थी कि जब व्यापार होगा तो F1 मूल्यानुपात की रेखा पर से हम निर्धारण करेंगे वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात का, और जब व्यापार नहीं होगा तो DD1 से। तो क्योंकि यहाँ पर व्यापार होगा और ऐसी स्थिति में हमारा ध्यान जो है FF1 रेखा पर होगा। और हमने देखा था कि व्यापार इस दर पर होगा, लेकिन कितना व्यापार होगा, कितना आयात निर्यात किया जाएगा, कितनी वस्तु A देश निर्यात करेगा और कितनी B देश आयात करेगा, ये समाज द्वारा निर्धारित होगा, कम्युनिटी द्वारा। और इसके निर्धारण को हम केवल बाद के सिद्धांतों में इसकी चर्चा की गई है, तो हम केवल उस निष्कर्ष को यहाँ ध्यान में ला रहे हैं, और जो ये कहता है कि निर्धारण जो होगा वो उस रूप में होगा कि विनिमय दरें क्या हैं और कम्युनिटी का जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस विनिमय दर को किस बिंदु पर स्पर्श करता है, और दोनों के इस जो संतुलन का बिंदु होगा उसके माध्यम से निर्धारण हो जाएगा कि कितनी वस्तुओं का निर्यात X को करना है या Y को कितने या B देश को कितना आयात करना है। तो वैसी स्थिति में इस रेखा पर जो F1 रेखा है, विदेशी विनिमय दर वाली रेखा है, उसके किसी भी बिंदु पर व्यापार हो सकता है। और हमने जानबूझकर एक ऐसे बिंदु को यहाँ दिखाने का प्रयास किया है जिस बिंदु पर हम ये देखें कि दोनों वस्तुओं की मात्रा A देश के लिए पहले से अधिक हो जाए। तो उस रूप में हम ये देख रहे हैं कि मान लीजिए एक ऐसा बिंदु समाज द्वारा निर्धारित होता है और वो बिंदु T है जो इसी रेखा पर निर्भर है, और जिस पर यह तय किया जाता है कि इस बिंदु के माध्यम से जो व्यापार निर्धारित होगा वो समाज के लिए हितकर होगा। वैसी स्थिति में हम ये पाएंगे कि इस बिंदु द्वारा निर्धारित इसी रेखा पर हम हैं, ये ध्यान रखिएगा, S बिंदु संतुलन का बिंदु है जहाँ से उत्पादन निर्धारित हो जाएगा, कितना Y कितना X का होगा, और अब इसके बाद कितना आयात निर्यात करना है वो इस रेखा के किसी बिंदु द्वारा निर्धारित होगा। और अगर वो बिंदु T हो तो T बिंदु पर X की मात्रा होगी OU और Y की मात्रा होगी OJ। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब व्यापार नहीं होता था तो R बिंदु पर रहते और X की मात्रा थी OQ और Y की मात्रा थी OK। और अब जब व्यापार होगा और हम नई कीमत रेखा पर द्वारा किसी बिंदु पर व्यापार करेंगे, तो वैसी स्थिति में अगर हम T बिंदु निर्धारित करें तो T बिंदु पर X की मात्रा पहले से OQ से बढ़ के OU हो जाती है और Y की मात्रा OK से बढ़ के OJ हो जाती है, और दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाएगा कि दोनों व्यापार करने से A देश का यानी A देश के लोगों या समाज को जो है अधिक लाभ मिलेगा और उनके संतोष का स्तर भी पहले की तुलना में अधिक होगा, और इसलिए बेहतर होगा कि A देश X वस्तु का उत्पादन करे और निर्यात करे। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर उत्पादक अपने समूल संसाधनों को इस रूप में लगाता, इस बिंदु पर होता तो इतना उत्पादन करता X वस्तु का, और जो X वस्तु का उत्पादन इतना नहीं कर रहा है इन संसाधनों इतनी वस्तु के स्थान पर वो Y वस्तु की इतनी मात्रा उत्पादित करता। लेकिन जब वो इस बिंदु को तय करता है तो वैसी स्थिति में इतनी वस्तुओं को वो निर्यात करेगा, अपने कुल उत्पादन में से V वस्तु को निर्यात करेगा और इसके बदले में वो Y वस्तु की मात्रा को प्राप्त करेगा। और इस बिंदु पर Y की मात्रा थी U से लेकर N तक या O से लेकर L तक, लेकिन जब V से वो U पे आता है अर्थात S से T पर जाता है तो X की मात्रा इतनी घटती है और इतनी मात्रा के स्थान पर Y की इतनी मात्रा बढ़ती है N से लेकर T तक या L से लेकर J तक, और इस प्रकार से ये निर्यात को प्रदर्शित करेगा। X वस्तु का ये एक्सपोर्ट होगा
और उसके स्थान पर यहाँ से लेके टी से लेके एन तक की जो राशि है ये इंपोर्ट की जाएगी वाई की, और ऐसा करने से दोनों देश इस देश ए को लाभ होगा। तो ये चित्र हम समझ गए हैं। इसी चित्र को आप थोड़ा समय मेरे पास बनता है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये दूसरा चित्र है। आप एक चित्र से आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों देशों को आप दिखाना चाहते हैं तो दूसरा चित्र भी हम बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये स्थिति है कि अब की बार वक्र वही है PP1, अब की बार ये बी देश का वक्र है, और बी देश के वक्र में जो उसकी वो होगी मूल रेखा होगी उस पर बी वाई की मात्रा ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये वक्र स्टीप होगा, और ये ढाल ये वक्र है D1, ये D है और ये D1 है। अब की बार ये वक्र होगा, और इस PP1 पर R1 बिंदु पर बी देश जो है संतुलन में होगा जब वो व्यापार नहीं कर रहा है और दोनों वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। तो वस्तुओं के उत्पादन भी क्रमशः R1 बिंदु पर OK1 होगा और OQ1 होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी व्याख्या मैं अलग से करूंगा, तो यहाँ थोड़ी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। तो वैसे स्थिति में ये पहला बिंदु है, और जो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की दर है वो रेखा ये है I1, और ये संतुलन का बिंदु S1 है, जिस पर x की मात्रा है OL1 और y की मात्रा है OV1। और पहले की भांति यहाँ पर हम तय कर रहे हैं कि अगर इस I1 रेखा पर T1 बिंदु पर निर्धारण होता है कि हमको T1 बिंदु द्वारा निर्धारित वस्तुओं की मात्रा उपभोग करनी है, तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु पर x की मात्रा है O से लेके J1 तक और y की मात्रा है O से लेके U1 तक, और ये समाज द्वारा अगर निर्धारित होता है तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति होगी। और इस स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि ये T1 जो है यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर वाली रेखा है, और इस पर जो वस्तुओं का उत्पादन की मात्रा वो इतनी है। और अगर इस बिंदु से इस बिंदु की हम तुलना करें, यहाँ व्यापार हो रहा है यहाँ व्यापार नहीं हो रहा है, तो R1 पर जब व्यापार नहीं होता है तो मात्राएं हैं Q1 OQ1 y की और OK1 x की, और T1 पर जब व्यापार होता है तो ये मात्रा बढ़ के हो जाती है OU1, और x की मात्रा बढ़ के हो जाती है OK1 से OJ1, और दोनों वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा मिलती है। इस नाते उस देश को लाभ होगा, उस देश की कम्युनिटी को ज़्यादा संतुष्टि का स्तर प्राप्त होगा, और इस नाते उनको लाभ होगा। और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किए जाएंगे, और बी देश एक वाई वस्तु का उत्पादन करे जिसमें उसकी अवसर लागत कम है, और उत्पादन करके उस राशि को वहाँ भेजे। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि अब की बार दोनों देश दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, और इस नाते यहाँ पर पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं होगा, बल्कि जो आंशिक विशिष्टीकरण होगा